गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब मंच पे। जैसा कि हम लोग जो करंट के इशू होते हैं उन पे हम डेली चर्चा करते हैं और उसका एकेडमिक्स में या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो कल एक रिपोर्ट आई है आईएलओ की। तो सबसे पहले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें यहां समझने की जरूरत है कि आईएलओ आखिर होता क्या है। आईएलओ का फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन, जिसकी स्थापना, अगर कोई आपसे पूछे कि आईएलओ की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे कि 1 मई सन 1919 में। 1 मई सन 1919 को, यानी कि 1 मई 1919 को आईएलओ की स्थापना की गई। और ये दुनिया भर में जितने भी श्रमिक थे, हमारे जितने भी लेबर थे, उन सबको एक तरह से इकोनॉमिक और सोशल प्रोटेक्शन देने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई। तो पहला प्रश्न तो यह बनता है कि आईएलओ की स्थापना कब हुई, तो आप सीधे बताएंगे 1 मई 1919 को। इसीलिए आप लोगों से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो आप 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो ये बनता है कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां है, तो जेनेवा में है। आप जानते हैं कि मैंने आपको क्लास के समय बताया हुआ है कि जितने भी ह्यूमन राइट को लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ, डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जितने भी इंपॉर्टेंट जो मानव अधिकारों को लेकर के कंसर्न वाले ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हेडक्वार्टर ज्यादातर केस में आप जनेवा लगाते हैं। और जनेवा कौन से देश में है, तो आप सब जानते हैं स्विट्जरलैंड में है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था आईएलओ को लेकर के। तो अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि आईएलओ ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है भारत के अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो जो आंकड़ा है उसको हम समझेंगे। इसको दुनिया भर के समाचार पत्रों ने, भारत के भी कुछ मीडिया संस्थानों ने इस रूप में व्यक्त किया है जैसे भारत में टोटल बेरोजगारी जो है वो 83% हो गई है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। आपके मन का मैं यह संदेह, या आप किसी भी तरीके से आपके मन में एक डिप्रेशन का फीलिंग आए कि भारत में इतनी बेरोजगारी है, उसको पहले दूर कर देता हूं कि आप ये बिल्कुल ना समझें कि किसी भी तरीके से भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि भारत में 100 में से 83 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये इसका मतलब नहीं है। लेकिन समाचार पत्रों की हेडलाइन के लिए ये खबर बहुत सुर्खियां बटोरने जैसी है, इसलिए इसकी हेडलाइन कुछ इस तरीके से मैनेज की गई। एक्चुअल में खबर क्या है? एक्चुअल बात यह है कि आईएलओ का यह कहना है कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है, तो हमारे देश में जितने जितने युवा हैं, युवा मतलब यूथ, यहां पे इस टर्म को बहुत जरूरी है समझना कि जितने यूथ हैं, तो यूथ किसको मानते हैं? आप सब जानते हैं कि हमारी सरकारें और हम इस बात पे बहुत इतराते हैं कि भारत दुनिया का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। यूथ का मतलब 40 ईयर वाला नहीं, यूथ का मतलब 15 ईयर एज ग्रुप से लेकर के और 29 ईयर एज ग्रुप के जो लोग हैं, ये भारत में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी की दर इस एज ग्रुप में देखी गई। मतलब पहले तो बेरोजगारी का मतलब आप समझ लीजिए। बेरोजगारी का मतलब भारत सरकार की डेफिनेशन के अनुसार या आईएलओ की डेफिनेशन के अनुसार अगर मैं कहूं तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोजगारी का मतलब है कि वो व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है मगर उसे काम नहीं मिल रहा है। तो इस बात को जरा समझिएगा। 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए कि भारत में 100 लोग रहते हैं जिनमें से 80 लोग काम करना चाहते हैं, और जो 80 लोग काम करना चाहते हैं उनमें हम केवल 60 लोगों को जॉब दे पा रहे हैं, तो वो 20 लोग अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे।
वो 20 लोग अनएम्प्लॉयड नहीं माने जाएंगे जो काम नहीं करना चाहते। तो पहली बात तो ये, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जो काम करना चाह रहा हो और उसे हम काम ना दे पाए। लेकिन भारत में जो 15 से 29 वर्ष का युवा बेरोजगार है, इसका मतलब 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों में जो बेरोजगारी है वो भारत में 83% है। मतलब भारत में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से 83 लोग बेरोजगार नहीं हैं। जो 100 लोगों में से जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं वो लगभग, भारत में बेरोजगारी दर लगभग 6.5% के आसपास है। यानी 6.5% ये उनका है जो काम करना चाहते हैं और रोजगार उनको नहीं मिल पाया है किसी भी तरह का। अब इनमें से 83% वो लोग हैं जिनका एज ग्रुप 15 से 29 है। अब आप कह रहे होंगे फिर तो ये आंकड़ा बहुत सही हो गया, यानी 100 में से लगभग 6.5 बेरोजगार हैं। नहीं, वो 6.5 जो काम नहीं मिला है और काम ढूंढ रहे हैं, ये उनकी संख्या है। 15 to 29 ये उनकी संख्या है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। मतलब या तो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो लोग अब आगे अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, केवल इसमें उनको लिया गया है। लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्टडी के साथ साथ जॉब सर्च कर रहे होते हैं। मसलन अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है तो भी वो एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरता है, एमटीएस का फॉर्म भरता है, जिस एग्जाम के लिए वो एलिजिबल है उसका वो फॉर्म भर रहा होता है। लेकिन भारत सरकार इस बात को कंसर्न नहीं करती या कंसीडर नहीं करती, हम ऐसा कह सकते हैं कि 15 से 29 में वो बच्चे जो अब आगे की पढ़ाई बंद कर चुके हैं, केवल हम उसको बेरोजगार मानेंगे। ठीक उस हिसाब से ये आंकड़ा 83% बताया गया है। ठीक, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है, क्योंकि आप सोचिए कि जो काम करने चाह रहे हैं उनमें से केवल 17 लोगों को हम काम दे पा रहे हैं इस एज ग्रुप में। और इस एज ग्रुप के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये यूथ पॉपुलेशन है। भारत की जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती है वो वर्किंग पॉपुलेशन 15 से लेकर के 59 एज ग्रुप के जो लोग हैं इनको हम एक्टिव पॉपुलेशन कहते हैं। यही हमारा मेन वर्क फोर्स है। अब ये मेन वर्क फोर्स में से जो 15 to 29 है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल वाला वर्कफोर्स है और इसी को हम काम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसकी बात की गई है। तो आपको इस तरीके से डिप्रेशन में नहीं आना है कि 83% भारत में बेरोजगारी हो गई है, लेकिन यह भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।